अगर हम शैक्षिक उद्देश्यों की तो शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में थोड़ी सी पहले आप मौखिक बातचीत सुन लीजिए। फिर जो मैटर है इसके हिसाब से तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। शैक्षणिक उद्देश्यों की बात की जाती है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम भी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। निरुद्देश्य ना तो सीखा जाता है और ना ही सिखाया जाता है। उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। किसी भी प्रक्रिया के सफल होने के लिए उसका एक निश्चित और स्पष्ट उद्देश्य होना मांगता है। निश्चित और स्पष्ट उद्देश्यों के अभाव में प्रक्रिया की जो सुनिश्चितता है वो कभी नहीं हो सकती है। कौन सी क्रिया करनी है, कैसे करनी है, कितनी देर तक करनी है, ये कभी भी निर्धारित ही नहीं हो सकता है यदि उद्देश्य ना पता हो तो। कहा जाता है कि उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में एक अध्यापक उस नाविक के समान होता है जिसके गंतव्य स्थल की जानकारी नहीं होती है, तथा उसके छात्र उस पतवार विहीन नौका के समान होते हैं जो समुद्र के लहरों के थपेड़े खाते किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं। मतलब यदि उद्देश्य ना हो और आपको एक नौका पर उतार दिया जाए, समुद्र में या नदी में किसी भी विशाल भाव सागर में आपको उतार दिया जाए, नौका पर बैठा दिया जाए, जाने का उद्देश्य आपको ना हो, कहां जाना है ये आपको पता ही ना हो, सागर में उतर जाओ नौका लेकर के, जाना कहां है ये कंफर्म ना हो, आप सागर में उतरे तो जरूर हैं लेकिन कभी पार नहीं पाएंगे। तो कहता है कि उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में एक अध्यापक वैसे ही नाविक के समान होता है जिसके गंतव्य स्थल की जानकारी नहीं होती। और फिर उसके छात्र कैसे हो जाते हैं? तो कहता है कि उसके छात्र उस पतवार विहीन नौका के समान हो जाएंगे जो समुद्र के लहरों के थपेड़े खाते किनारे की ओर बढ़ेंगे। यानी कि ये छात्र ऐसी नौका पर बैठे हैं जिन पर पतवार है ही नहीं। पतवार नौका खेने का यंत्र होता है। पतवार हो ना नौका पर बैठा दिया जाए तो नौका किनारे कैसे लगेगी? समुद्र की लहरों के सहारे ही तो किनारे पर लगेगी। लहरें किनारे पर लगा भी सकती हैं, लहरें डुबो भी सकती हैं उसे। लहरें विशाल जल सागर में उसे भ्रमित भी कर सकती हैं। आजीवन वो उसी में भटकता रहेगा, किनारे तक पहुंचेगा ही नहीं। एक लहर किनारे की तरफ धक्का मारेगी तो दूसरी लहर जस्ट उठेगी और वो किनारे से धक्का मार करके फिर वापस लौटा देगी। इसलिए शिक्षण का उद्देश्यपूर्ण होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करें कि उद्देश्यों का निर्माण और उद्देश्यों के वर्गीकरण के संदर्भ में ये बातचीत आधुनिक दौर में पहुंची कैसे। यदि हम दुनिया भर के विभिन्न संस्कृतियों में जो भी शिक्षा विद्यमान है उन शिक्षा व्यवस्थाओं का आकलन करें, मूल्यांकन करें, तो दुनिया की प्रत्येक सभ्यता और संस्कृति में जो शिक्षा का मकसद रहा है, उसका जो उद्देश्य रहा है, वो बहुत ही दीर्घकालिक उद्देश्य रहा है, बहुत ही व्यापक उद्देश्य रहा है। व्यापकता के कारण उसमें जटिलता पैदा हो जाती थी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से कब और कितनी मात्रा में उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है यह सुनिश्चित करना बहुत कठिन काम था। भारत की शिक्षा पद्धति की बात करें, अगर प्राचीन हम वैदिक काल की शिक्षा पद्धति की बात करें, तो प्राचीन वैदिक काल में जो शिक्षा का लक्ष्य था, सा विद्या या विमुक्तये, जिसके पास ज्ञान है वह ये सांसारिक मोहमाया से मुक्त है। मनुर्भव, पहले मनुष्य बनो फिर भारतीय बनो, ये प्राचीन वैदिक काल की शिक्षा के उद्देश्य थे। संसार की मोह माया से मुक्ति दिलाना यह शिक्षा का उद्देश्य था। इसके लिए चरित्र उत्तम होना चाहिए, आचरण का अच्छा होना चाहिए, नैतिकता का, सामाजिकता का उत्तम होना चाहिए, मानवीय गुणों से व्यक्ति को युक्त होना चाहिए। तभी तो वह संसार को समझ पाएगा, तभी तो वह दुनियादारी को समझेगा, तब तो उसे समझ में आएगा कि यह ऐसा संसार है जैसे सेमरपुर। कोई व्यक्ति इतना अपने चरित्र का विकास कर ले, कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का इतना विकास कर ले कि उसे समझ में आ जाए कि यह दुनिया भोग विलास की वस्तु है और हम इसमें चाहे जितना प्रयत्न करें, चाहे जितना प्रयत्न करें, अंततोगत्वा निर्णय कहां तक पहुंचेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर ओवरऑल कैलकुलेशन निकाला जाए तो सभी मनुष्य केवल जिंदा रहने के लिए पैदा हुए, उसी में प्रयत्न करते हैं। जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना, क्या यही जीवन है? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना? मनुष्य के रूप में पैदा हो गए हैं तो पहली प्राथमिकता है आपको पेट भरना है अपना। पेट भरने के लिए आपको परेशान होना पड़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कितना बड़ा पेट है और कितना भरना है इसे, क्योंकि पेट से होकर के अन्य सभी प्रकार की आवश्यकताएं पैदा हो जाती हैं। क्योंकि पेट में जो भोजन जाता है
जिस प्रकार का जाता है, उस प्रकार की एनर्जी देता है और उसी प्रकार की मानसिकता पैदा होती है और उसी मानसिकता के वशीभूत होकर के हम इस संसार सागर में भटकते रहते हैं, लूटते पाटते इकट्ठा करते करते जीवन थक जाता है। पता ही नहीं लगता कि क्यों भटक रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। है ना उद्देश्य बहुत व्यापक कि सा विद्या या विमुक्त है, कि व्यक्ति को ज्ञान इसलिए प्राप्त करना है कि उसे मुक्ति चाहिए। अब ये इतनी आसान बात नहीं है, तो इसके लिए मनुष्य को शुद्ध और सात्विक बनना पड़ेगा। जब वह शुद्ध और सात्विक बनेगा तो ऐसे भोजन का सेवन करेगा जिसके जरिए उसके अंदर सात्विक गुणों का विकास हो, और जब सात्विकता का विकास होगा तो उत्तम चरित्र होगा, उत्तम व्यक्तित्व होगा। क्या यह शिक्षण अधिगम के द्वारा संभव है? और यदि संभव है तो कब और कितनी मात्रा में शिक्षण करने से ये उद्देश्य पूरे होते हैं? जब आप इसका आकलन करने लगोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब और कितनी मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं उद्देश्य। क्योंकि शिक्षण की प्रक्रिया का जो ड्यूरेशन था 12 वर्ष तक की शिक्षा चलती थी, और 12 वर्ष की शिक्षा में कितने, कब और किस दिन कौन सा गुण बच्चे में पैदा हो रहा है, कितना उद्देश्य पूरा किया जा रहा है, यह आकलन नहीं किया जा सकता था। और दुनिया की हर संस्कृति में ऐसा ही था। सबके अलग अलग ओरिएंटेशन थे, बेशक मार्ग सबके अलग अलग थे, जाना सबको एक ही जगह था। तब आधुनिक काल में शैक्षणिक उद्देश्य का, शिक्षा का जो नया कलेवर बुना गया, ये जो शिक्षा का नया ढांचा बुना गया, तब यहां पर उद्देश्यों का निर्धारण भी किया गया, वर्गीकरण किया गया कि कैसे उद्देश्य प्राप्त होंगे। और इस कड़ी में नाम आता है बेंजामिन एस ब्लूम का। बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे बी एस ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, एजुकेशनल मतलब शैक्षिक, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। यह पुस्तक इन्होंने लिखा और 3H के आधार पर इन्होंने उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। ये 3H थ्योरी क्या है? 3H के आधार पर जो उद्देश्यों का वर्गीकरण इन्होंने किया उसमें क्या था? 3H में हेड, हार्ट एंड हैंड, ये 3H के थ्योरी पर इन्होंने काम, मनुष्य काम करता है, मनुष्य के पूरे जीवन में वह जितनी भी गतिविधियों और जितनी भी क्रियाओं और जितने भी कार्यों का संपादन और निष्पादन करता है, यही 3 होते हैं उसमें। हैंड, हार्ट एंड हेड, मस्तिष्क, भाव और क्रिया। हार्ट का मतलब भावना से होता है, इमोशन से। हेड का मतलब होता है मस्तिष्क और ज्ञान से। तो ज्ञान, भावना व क्रिया, यही तो 3 है हमारे जीवन के उद्देश्य, कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान के स्तर पर हमने उच्चता को प्राप्त करना है, भावना के स्तर पर हमें श्रेष्ठ बनना है, क्रिया के स्तर पर हमें श्रेष्ठ बनना है। यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, यही तो 3 क्षेत्र हैं शैक्षणिक उद्देश्यों के, यानी पढ़ने पढ़ाने का यही 3 लक्ष्य है। बेंजामिन एस ब्लूम ने भावनात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 क्षेत्रों का उद्देश्यों का वर्गीकरण करके पुनः तीनों को अलग अलग तरीके से भी समझाने का प्रयास किया। अभी जितने लोग लिख रहे हो वो लिख लो, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो ये पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, इसी पीडीएफ से आप तैयार कर लेना अपना नोट्स। समझने पर ज्यादा ध्यान दोगे तो मजा आ जाएगा फिर, ठीक है। अब बात आती है ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाता है, बेंजामिन एस ब्लूम ने इसको भी समझाया। बेंजामिन एस ब्लूम ने बताया ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को। ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण इन्होंने किया 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम ने, कि ज्ञान के उद्देश्य को कैसे पूरा किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि जो ज्ञान का उद्देश्य होता है उसमें निम्न स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर, 3 स्तर बताया इन्होंने। निम्न स्तर में क्या है कि ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, ये निम्न स्तर होता है ज्ञान का। और सबसे निम्नतम स्तर कौन सा होता है? ज्ञान। तो एक सवाल पूछा जाता है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम की निम्नतम संप्राप्ति कौन सी है? ज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम की या ज्ञानात्मक क्षेत्र के शिक्षण अधिगम की सबसे निम्नतम संप्राप्ति क्या है? ज्ञान प्राप्त करना। सबसे उच्चतम क्या है? मूल्यांकन। अभी तीनों का वर्गीकरण पहले समझ लो, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, फिर आगे समझाएंगे कि ये होते क्या है। तो ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं। मतलब जब हम किसी विद्यार्थी को ज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि हम ऐसे ही आगे बढ़ें। पहले विषय वस्तु से संबंधित सूचनाएं बच्चे को दें,
सूचनाओं को प्राप्त करना ज्ञान कहलाता है और सूचनाओं में समझ पैदा करना यह अंडरस्टैंडिंग अवबोध स्तर प्राप्त करवाना होता है। और फिर जो ज्ञान व सूचना बच्चे को मिली है वह उसका प्रयोग करना जब जान लेता है तो हम अनुप्रयोग का उद्देश्य पूरा करते हैं। जैसे हम उदाहरण आपको देते चलते हैं, जैसे हम किसी बच्चे को ये बताएं कि बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने सूचना दे दी, फार्मूला दे दिया, सूत्र दे दिया। कोई भी परिभाषा, कोई भी नियम, कोई भी सूत्र जब हम बच्चे को याद करवाते हैं तो हम ज्ञान देते हैं। फिर वो कैसे है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे हुआ, यह समझाना अंडरस्टैंडिंग है। फिर उसका प्रयोग करके सवाल को हल करवाना जब सिखाते हैं, अनुप्रयोग होता है। फिर ऐसे तमाम ज्ञान सूचनाएं दे करके तमाम प्रयोग करना हम बच्चे को सिखा देते हैं, तो जब जीवन में उससे विकट समस्या आती है, जब बड़ा सवाल उसके सामने आएगा जिसमें एक से अधिक सूत्र का प्रयोग करना, एक से अधिक समझ का प्रयोग करना है, तब वह विश्लेषण लेवल पर जाता है। बड़े सवाल को छोटे छोटे पदों में विभक्त करेगा, तब डिसाइड करेगा कि कौन सा फार्मूला कहां पर प्रयोग करना है। यह विश्लेषण होता है। विश्लेषण के माध्यम से सवाल के अंदर, एक ही सवाल के अंदर कई फार्मूले प्रयोग करके वह हल कर लेता है और फिर सबका संश्लेषण करके अंत में मूल्यांकन कर लेता है। ज्ञान का मूल्यांकन अंतिम स्तर होता है ज्ञान का, कि जीवन में प्राप्त किए गए सभी ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग करना है, समस्याओं के समाधान में कैसे प्रयोग करना है, वह जीवन में क्या लाभ देंगी, यहां तक पहुंचना, यह मूल्यांकन होता है। कोई व्यक्ति ज्ञान के जब उच्चतम सीमा पर होता है तो ऑटोमेटिकली उसे दुनिया की और कोई चीज भ्रमित कर ही नहीं सकती, परेशान कर ही नहीं सकती। लेकिन संसार में मैक्सिमम आबादी यहीं पर रह जाती है। जिसे आप ज्ञान कहते हो कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिसे आप ज्ञान कहते हो वह सिर्फ सूचना होती है, वो ज्ञान होता नहीं। किसी को बहुत सारे ग्रंथ याद हों, किसी को बहुत सारी पुस्तकें याद हों, किसी के पास विषयों की बहुत सारी सूचनाएं हों, वो ज्ञानी नहीं तब तक होगा जब तक कि वह ज्ञान में मूल्यांकन स्तर तक ना पहुंच गया हो। ज्ञान में मूल्यांकन तब होगा जब ज्ञान आपके व्यवहार में उतर जाए, आप उसे जीने लगो, और यह तब आपके अंदर अंतर्दृष्टि पैदा हो जाती है, तब आप दुनिया को समझ जाते हो, चीजों को समझ जाते हो। ज्ञान में मूल्यांकन स्तर तक पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी दूसरे का हनन नहीं कर सकता है, मानवता का नाश नहीं कर सकता है, सभ्यता के लिए खतरा नहीं बन सकता है। ठीक है। भावात्मक क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है उसका वर्गीकरण किया था बेंजामिन एस ब्लूम ने और क्राथवेल ने। बेंजामिन एस ब्लूम और क्राथवेल ने मिलकर के 1964 में भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, जिसमें प्रमुख नाम आता है क्राथवेल का। इसका संबंध सीधे सीधे हमारे चरित्र निर्माण से होता है। और बेंजामिन एस ब्लूम ने उद्देश्यों का वर्गीकरण करते हुए यह बताया था कि सबसे आसान काम है ज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास करना, सबसे कठिन काम होता है भावात्मक क्षेत्र का विकास करना। एक बच्चे का ज्ञानात्मक क्षेत्र हम विकसित कर सकते हैं, यदि उसके साथ साथ हम भावात्मक क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए तो ज्ञानात्मक क्षेत्र कभी भी अपने अंतिम स्तर को प्राप्त ही नहीं होगा। ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम सिर्फ ज्ञान में बच्चे को मूल्यांकन स्तर तक पहुंचा दें। ज्ञान का संबंध हमारी भावना से होता है, हमारे इमोशन से होता है। जिस अनुरूप व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अगर उसी अनुरूप उसके भावना पक्ष का भी विकास हो रहा है और उसी अनुरूप उसके क्रिया पक्ष का भी विकास हो रहा है, तभी वह तीनों क्षेत्रों में उच्चतम प्राप्त कर सकता है। अन्यथा किसी एक क्षेत्र में भी उच्चतम नहीं प्राप्त होगा। केवल कपोल कल्पना होगी, केवल यह कल्पना होगी कि व्यक्ति ने उच्चतम प्राप्त कर लिया। समझे आप बात को? भावात्मक का वर्गीकरण किया तो इसने बताया कि अवधान, अनुक्रिया, अवमूल्यन, विचार, व्यवस्थापन, चरित्र निर्माण। और क्रियात्मक क्षेत्र का जो वर्गीकरण किया वह सिम्पसन ने किया 1969 ईस्वी में। उद्दीपन, क्रिया करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। इसका संबंध हमारी आदत से है। आगे हम समझाएंगे कि आदत क्या होती है और चरित्र क्या होता है। आगे डिटेल में इनकी बातचीत करने हम चल रहे हैं। सर्वप्रथम हमारी बातचीत होगी बेंजामिन एस ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित। क्योंकि हम शिक्षण अधिगम से रिलेटेड चीजों को पढ़ रहे हैं, इसलिए पहले तो हम बात कर लें। बेंजामिन एस ब्लूम ने दैनिक पाठ योजना में 6 उद्देश्यों को शामिल किया था। बेंजामिन एस ब्लूम ने जब उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था तो ब्लूम ने उसी के आधार पर दैनिक पाठ योजना अध्यापकों की समझाई थी। इन्होंने अपने उद्देश्यों के वर्गीकरण करने के आधार पर बताया था कि अध्यापक की दैनिक पाठ्य योजना कैसी होनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होनी चाहिए।
तो तीनों पक्षों से मिला करके इन्होंने 6 बिंदुओं को शामिल किया था, 6 उद्देश्यों को शामिल करके दैनिक पाठ्य योजना को बताया था। अब तीनों क्षेत्रों से जोड़ ले, 6 बिंदु शामिल कर लेते हैं, दैनिक पाठ्य योजना बनती है। तो उन्होंने शामिल क्या किया था? ज्ञान, बोध और अनुप्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष से लिया था। ज्ञानात्मक पक्ष से इन्होंने 3 उद्देश्य लिया था। भावात्मक पक्ष से इन्होंने अभिरुचि यानी विचार करना, अभिवृत्ति को लिया था। यानी अभिरुचि और अभिवृत्ति को इन्होंने भावात्मक क्षेत्र से लिया था, 2 को। अभिरुचि क्या होता है? किसी भी कार्य को करने के दौरान जो हमारा इंटरेस्ट होता है कार्य के प्रति, वही अभिरुचि होती है। और रुचि और अभिरुचि में अंतर होता है। और रुचि किसी लक्ष्य के प्रति आकर्षण को बताता है। किसी लक्ष्य के प्रति आकर्षण इंटरेस्ट कहलाता है। जैसे किसी चीज को प्राप्त करने का मन किया हो, यह आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट आपको लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाता है। और जो अभिरुचि होती है, उसको भी अंग्रेजी में इंटरेस्ट ही बोला जाता है। जो अभिरुचि होती है, उस पर बने रहने के लिए केवल हम लक्ष्य के प्रति आकर्षण ही नहीं होना चाहिए। लक्ष्य के प्रति आकर्षण है तो रुचि है, हमें लक्ष्य की तरफ धकेलेगा। लेकिन लक्ष्य प्राप्त कर लें, उस पर बने रहने के लिए जो योग्यता हमारे अंदर चाहिए, वो अभिरुचि। तो विद्यार्थियों के अभिरुचि और उनके अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया। उनके अभिरुचि और उनके नजरिए को, मतलब अभिरुचि का मतलब है छात्र धर्म का पालन करना, छात्र क्रिया में बने रहना, ये उसका अभिरुचि है। और उसके नजरिए को सकारात्मक और नकारात्मक बनाने से ये अभिवृत्ति का संबंध है। अगर नजरिए का खराब हो जाए बच्चा, नकारात्मक हो जाए उसका नजरिया, तो उसका सब चौपट है, ज्ञान, व्यवहार, कौशल सब चौपट हो जाएगा। तो इन्होंने जो दैनिक पाठ्य योजना अध्यापकों के लिए बताई थी, उसमें ज्ञानात्मक पक्ष से 3 उद्देश्यों को शामिल किया था, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग को। भावात्मक पक्ष से 2 को शामिल किया था इन्होंने, अभिरुचि और अभिवृत्ति को। अभिवृत्ति और अभिरुचि को 2 को शामिल किया था। और क्रियात्मक पक्ष से इन्होंने 1 शामिल किया था, आदत। इस प्रकार से तीनों क्षेत्रों से उद्देश्यों को शामिल करके इन्होंने 6 उद्देश्यों से युक्त एक पाठ्य योजना बताई थी। अब इसमें थोड़ी सी बातें सबके विषय में हो जाए। ज्ञान पहलू की बात करें तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? पहचान करना ही ज्ञान है। जैसे सूत्र पहचानना, चित्र पहचानना, चिन्ह संकेत पहचानना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, कविता याद करना, नियम याद करना, सिद्धांत याद करना, ये ज्ञान होता है। पहला लक्ष्य हमारा यही होता है, क्योंकि जब तक आप ज्ञान नहीं देंगे, तब तक अंडरस्टैंडिंग आएगी ही नहीं। कोई सूत्र याद नहीं हुआ, कोई परिभाषा नहीं याद हुई, कोई नियम नहीं याद हुआ, कोई कविता नहीं याद हुई, हम उसमें अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं? पहले तो कविता, जैसे मान लो कविता को उदाहरण में ले लो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर ये काव्य बच्चे को याद हो गया, तब ना हम इसका भाव समझाएंगे, इसका अर्थ समझाएंगे। अंडरस्टैंडिंग तब ना आएगी। कठिन शब्दों को तब बताएंगे जब शब्द पता रहेगा बच्चे को, तब ना। पहले शब्द पता रहे तब ना हम उसका अर्थ बताएंगे। तो जब शब्द पता रहेगा, फिर अर्थ बता देंगे, तब वह उसका प्रयोग करेगा ना जरूरत पड़ने पर। जैसे अंग्रेजी आपकी कमजोर क्यों है? आपकी वर्ड पावर कमजोर है। नियम तो आपको पता है, कर्ता, क्रिया, कर्म, काल कैसे प्रयोग करना है, नियम आपको पता है कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में क्या नियम प्रयोग में लाना है, ये आपको पता है। फिर भी आप अंग्रेजी ना बोल सकते हो, ना लिख सकते हो, तो केवल और केवल वर्ड पावर कमजोर होती है ना। अगर आपको वर्ड पता हो जाए और उनका मीनिंग पता हो जाए, तब आप उनका प्रयोग भी जान जाएंगे। वर्ड और वर्ड की मीनिंग में जब आप सहज हो जाएंगे, तब आप अप्लाई भी कर लोगे, अनुप्रयोग पर भी आप पहुंच जाओगे। तो पहले ज्ञान जरूरी होता है, उसके बाद। अब ज्ञान में भी 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक होता है प्रत्यास्मरण और एक होता है प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण में होता है कि जो स्मरण पर आधारित हो, और प्रत्याभिज्ञान पर वो होता है ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है, वो प्रत्याभिज्ञान कहलाता है। और ऐसा ज्ञान जो मेमोरी पर आधारित होता है, वो प्रत्यास्मरण होता है।
जैसे भारत देश की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। यह स्मरण पर आधारित है। लेकिन मनुष्य के पास कान कितने होते हैं? यह प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। इसे याद नहीं किया जा सकता है। और अगर याद करवा दें कि मनुष्य के पास कितने कान होते हैं, 2। कौन से मनुष्य के पास 2 कान? सारे मनुष्य के पास 2 कान। तब हमें अलग-अलग जानवरों के भी याद करवाने पड़ेंगे। ये क्या होता है? ये प्रत्यक्षीकरण पर आधारित ज्ञान है। गाय के कितने पैर होते हैं? गाय की कितनी पूंछ होती है? मनुष्य के कितने पैर होते हैं? मनुष्य के कितने हाथ होते हैं? ये प्रत्यक्षीकरण पर आधारित होता है। तो बच्चों को इन्हीं दोनों प्रकार से ज्ञान करवाना होता है। जहां जरूरी समझ में आए चीजें याद करवाइए, स्मृति पर आधारित ज्ञान दीजिए, और जहां जरूरी समझ में आए प्रत्यक्षीकरण पर आधारित ज्ञान देने की, वहां प्रत्यक्षीकरण पर आधारित ज्ञान दीजिए। इसके बाद अवबोध को ये समझाते हैं। अवबोध में कहते हैं ज्ञान का श्रेष्ठ रूप बोध कहलाता है। इसमें क्या होता है? जैसे 2 चीजों में अंतर खोजना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, संबंध स्थापित करना, समस्या के कारणों का पता लगाना, विभेद करना, भिन्नता बताना, समानता निकालना, व्याख्या करना, ये सब क्या होता है? अवबोध होता है। जैसे वृद्धि और विकास में अंतर, खाली वृद्धि को याद कर लेना, विकास को याद कर लेना, ये ज्ञान है। जो याद हुआ है उसके आधार पर दोनों में अंतर ढूंढना, ये अंडरस्टैंडिंग है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? वृद्धि क्या है ये याद करना ज्ञान है। विकास क्या है ये याद करना ज्ञान है। और जब वृद्धि और विकास दोनों को अलग अलग याद कर लिए, तो अब दोनों में जब अंतर ढूंढोगे आप, तब ये अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद आता है अनुप्रयोग। सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थिति में उपयोग करना ही अनुप्रयोग कहलाता है। इसमें आता है निर्णय लेना, भाषण देना, सुझाव देना, दैनिक पाठ योजना बनाना, स्वयं प्रश्न का निर्माण करना, समस्या समाधान ढूंढना, निष्कर्ष निकालना, यह अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग स्तर तक व्यक्ति तभी पहुंच पाएगा जब उसके पास ज्ञान और बोध हो। जैसे हम वृद्धि को याद कर लिए, विकास को याद कर लिए, तो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। अब वृद्धि और विकास पर जब आधारित सवाल हमसे पूछा जाएगा, तो हम उसी ज्ञान और बोध का प्रयोग करेंगे। अनुप्रयोग करके हम अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? अब नंबर आता है अभिरुचि का। हम वो बता रहे हैं कि जो बेंजामिन एस ब्लूम ने 6 उद्देश्यों को पाठ्य योजना में शामिल किया था, हम वही समझा रहे हैं। जैसे अब अगला है अभिरुचि, एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं। जिस क्रिया को करने में आनंद आए उसे अभिरुचि कहते हैं। मनुष्य की रुचि एक हो सकती है, लेकिन अभिरुचियां अलग अलग होती हैं। और रुचि एक हो सकती है, जैसे आपका भी इंटरेस्ट हो अध्यापक बनने का, हमारा भी इंटरेस्ट हो अध्यापक बनने का, और रुचियां हम दोनों की सेम है, लेकिन अभिरुचि हम दोनों की सेम नहीं हो सकती। अध्यापन के कार्य करने को आप अलग आनंद प्राप्त करेंगे, हम अलग आनंद प्राप्त करेंगे। जो जितना ज्यादा आनंद प्राप्त करेगा अपने कार्य में, उसके पास उस कार्य की क्षमता उतनी ज्यादा होगी। कुछ लोग अध्यापक बन तो जाते हैं, लेकिन अध्यापन कार्य में इंटरेस्ट नहीं होता है, अध्यापक कार्य करने में रुचि नहीं होती है, तो इसका मतलब है कि उनकी अभिरुचि नहीं है। छात्र तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन पढ़ाई में रुचि कितने, पढ़ाई में आनंद कौन लेता है? जो पढ़ाई में आनंद लेगा, इसका मतलब है उसकी अभिरुचि है, उसका एप्टीट्यूड है उसमें। समझे आप बात को? रुचि क्या है? किसी लक्ष्य के प्रति आकर्षण, जैसे पढ़ाई करने या विद्यालय के प्रति आकर्षण। और रुचि का भविष्य अभिरुचि होता है। कक्षा में निरंतर बने रहना, अधिक से अधिक प्रश्न करना, संबंधित पुस्तक पढ़ना, पुस्तकालय का उपयोग करना, यह अभिरुचि है विद्यार्थी की। इन सब में हमें विद्यार्थियों को शामिल करना पड़ेगा। इसके बाद आता है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। अभिवृत्ति को एटीट्यूड कहते हैं, नजरिया या दृष्टिकोण कहते हैं। यह सकारात्मक हो सकता है या नकारात्मक हो सकता है। जैसे उचित दृष्टिकोण अपनाना, पढ़ाई के प्रति उचित दृष्टिकोण अपनाना, सकारात्मक।
नकारात्मक अपना लेने से पढ़ाई नहीं होती। जैसे आप किसी अध्यापक के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बना लो, आप उसका विषय कभी सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका इमोशनल अटैचमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा सब्जेक्ट के प्रति। तो ये क्या है, उचित दृष्टिकोण अपनाना, महत्व देना, सम्मान करना, भावनात्मक विकास, घृणा करना, ईर्ष्या करना, ये सब अभिवृत्ति होती है। किसी विषय से घृणा कर लेना, ये आपकी अभिवृत्ति का नकारात्मक पहलू होता है। किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना, ये आपकी अभिवृत्ति का खराब होना बताता है। और जकी रही भावना जैसी हरि मूरत ये देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वह वैसा ही देखता है, उसे वैसा ही मिलता है। अंत में आता है कौशल, ये क्रियात्मक विकास होता है। छठा जो पाठ्य योजना में शामिल होता है, कौशल, क्रियात्मकता का विकास, जैसे चित्र बनवाना, रंग भरवाना, श्यामपट्ट पर लिखवाना, सुलेख लिखवाना, बच्चों से कविता का श्वासर वाचन करवाना, ये सब स्किल से संबंधित है। और इन्हीं 6 को शामिल करते हुए हम बच्चों के तीनों पक्षों का विकास कर सकते हैं। तीनों देखना आप निम्नतम स्तर के हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ये जो निम्नतम स्तर का है। ज्ञानात्मक पक्ष से भी निम्नतम स्तर को, भावात्मक पक्ष से भी निम्नतम स्तर को, क्रियात्मक पक्ष से भी निम्नतम स्तर को शामिल करते हुए हम बच्चों का तीनों पक्षों का विकास कर सकते हैं। ये बेंजामिन एस ब्लूम ने समझाया है उद्देश्यों में। अब हम एक एक पक्ष की बात कर लेते हैं। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के वर्गीकरण में सबसे पहला नंबर किसका आता है? ज्ञान का। यह निम्नतम संप्राप्ति है ज्ञानात्मक पक्ष की। इसमें क्या होता है? विशिष्ट वस्तुओं का ज्ञान कराना, साधनों का ज्ञान कराना, तथ्य, शब्दावली, सिद्धांत, परिणाम का ज्ञान कराना, परंपरा, क्रम, मानदंड, सामान्यीकरण का ज्ञान कराना, नियम, परिभाषा, सूत्र का ज्ञान करवाना, यह सब होता है ज्ञानात्मक पक्ष का। गिनती, पहाड़ा याद करवाना, वर्णमाला याद करवाना, ये बच्चों को ज्ञान देना, अलग अलग विषय क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान प्रदान करना होता है। इसके बाद दूसरा स्तर यहीं पर आता है इसका, ज्ञान का उद्देश्य हम समझ लें पहले कि ज्ञान का उद्देश्य क्या होता है। वही जो हमने बोला वही ज्ञान का उद्देश्य है। पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान करवाना, सूचनों तथा तथ्यों को याद करवाना, मानदंडों का ज्ञान करवाना, तथ्यों का व्यवहारिक ज्ञान कराना, परंपराओं का ज्ञान कराना, वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करवाना, प्रमुख विचारों का ज्ञान करवाना, यही ज्ञान का उद्देश्य होता है। इसके बाद नंबर आता है बोध का। बोध में क्या होता है? विचारों तथा पदार्थों के अर्थ जानने की योग्यता। जो कुछ भी पढ़ा देखा उसको अच्छी तरह से समझ लेना ही बोध कहलाता है। जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी देखा, उसको अच्छी तरह से समझ लेना ही बोध कहलाता है। कैसे हम बोध करवा सकते हैं बच्चों को? व्याख्या दे करके, अनुवाद करवा करके, उल्लेख व गणन करवा करके, किसी भी तथ्य का अर्थ बोध करवा करके हम बच्चों में बोध पैदा कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हम याद करवा दें, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी होता कैसे है ये बता करके, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, ये याद करवाना ज्ञान हो गया। और इसका अर्थ बताना ये बोध हो गया। समझे आप बात को? इसके बाद अनुप्रयोग स्तर पर हम जाते हैं। सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक रूप से लागू करना, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ना, सीखे गए शब्दों व नियमों को अपने कथनों के उपयुक्त करना, और प्रयोगों को स्वयं करके देखना। ये सब जब हम करवाते हैं तो बच्चे को हम अनुप्रयोग लेवल की जानकारी देते हैं। जैसे हम बच्चों को शब्द याद करवा दें, 5, 6, 10 शब्द याद करवा दें, बच्चों को मुहावरा याद करवा दें, बच्चों को हम मुहावरा और लोकोक्तियां याद करवा दें, उसका अर्थ बता दें, और बच्चों से कहें कि आप इसका वाक्य प्रयोग लिखो। हम लोगों ने बचपन में बहुत किया, मुहावरा और मुहावरे का अर्थ, उसके बाद वाक्य प्रयोग मास्टर कहता था कि आप अपने से करो। बताओ सही कह रहे हैं कि नहीं? मुहावरा मास्टर बता देता था, उसका अर्थ बता देता था, वाक्य प्रयोग वाला कॉलम छुड़वा देता था कि बेटा आप वाक्य प्रयोग करो, ताकि आपको पता तो चले कि आप इस मुहावरे का उचित संदर्भ ढूंढ कैसे पा रहे हो, उचित कैसे ढूंढ पा रहे हो। अब जैसे कोई भी एक मुहावरा ले लिया जाए, आंख से अंधे नाम नयन सुख, आंख से अंधे नाम नयन सुख। अब इसका अर्थ क्या होगा ये समझा दिया जाए और वाक्य प्रयोग के लिए बच्चों को मुक्त कर दिया जाए कि आप वाक्य प्रयोग करो, तब बच्चों को ज्ञान भी दे दिया, बोध भी दे दिया, और जब बच्चे अपने से प्रयोग कर ले रहे हैं तो अनुप्रयोग भी। ध्यान रहे, बोध होगा तभी अनुप्रयोग होगा। इसके बाद नंबर किसका आता है? विश्लेषण का।
विश्लेषण में क्या होता है, किसी भी समस्या को उसके विभिन्न भागों में विभक्त करना विश्लेषण कहलाता है। जैसे निगमन करना या सिद्धांतों का विश्लेषण करना। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 अंश होता है, कैसे? निगमन करना, ये हो गया विश्लेषण। तत्व का विश्लेषण, संबंध स्थापना, सिद्धांत का विश्लेषण करना, ये विश्लेषण के अंतर्गत आता है। इसके बाद नंबर आता है संश्लेषण का। संश्लेषण में किसी समस्या के समाधान से संबंधित सूचनाओं का एकीकरण करना। इसका प्रयोग हम छात्रों में सृजनशीलता के विकास हेतु करते हैं। यहां से नई सोच बच्चे में पैदा होती है। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोचना यहां से शुरू करता है। जब हम किसी समस्या के संबंध में समाधान से संबंधित सूचनाएं बच्चों को दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा इन सूचनाओं को इकट्ठा करके आप हल करो। जैसे हम बच्चे को कोई सवाल दे दिए और हम पहले ही बता दें कि बेटा इसमें a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। हम ये बता दें कि बेटा इसमें द्विघात समीकरण का फार्मूला भी लगेगा। अब आप सवाल का समाधान करो, आप लोग लगाओ, हमने बता दिया संकेत। तो बच्चे को पता है कि ये इसका प्रयोग होना है, लेकिन कब कैसे होगा इसके लिए वह एकीकरण करेगा, सबका तोड़ मड़ोड़ करके लाएगा, इकट्ठा करेगा, विश्लेषण करेगा, विश्लेषण करने के बाद संश्लेषित करेगा, तब वह पहुंचेगा कहां पर? मूल्यांकन पर पहुंचेगा। अब नंबर आता है मूल्यांकन का। अब मूल्यांकन में क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम व सर्वोच्च उद्देश्य होता है ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण की क्षमता यहां से विकसित होती है। मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी घटना के मेरिट और डिमेरिट से बच्चा परिचित होता है, सकारात्मक और नकारात्मक चीजों से परिचित होता है। सीखी गई विषय वस्तु या सीखा गया ज्ञान किस सीमा तक समस्या के समाधान में सहायक है, यह मूल्यांकन करने की क्षमता है। कोई भी ज्ञान हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान किस सीमा तक कर ले रहा है, यह मूल्यांकन है। जब आप कंप्लीट सीडीपी पढ़ लोगे तो आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर के सवालों को सॉल्व करोगे, तब आप मूल्यांकन करोगे कि जो प्राप्त ज्ञान है वह किस सीमा तक हमारे समस्या का समाधान कर ले रहा है। यह मूल्यांकन है। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर आता है भावात्मक पक्ष के उद्देश्य का। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों की बात करें तो इस उद्देश्य के अंतर्गत आंतरिक विकास को शामिल किया जाता है, जिससे व्यक्ति अभिव्यक्तियों, संकेतों, सिद्धांतों को ग्रहण करता है। उस आंतरिक क्षमता का विकास शामिल होता है इसके अंतर्गत, जिससे व्यक्ति अभिव्यक्तियों, संकेतों और सिद्धांतों को ग्रहण करता है, जो उसके मूल्य निर्णय का अनुमोदन करते हैं। हम एक वैल्यू बनाते हैं, एक मूल्य निर्मित करते हैं, अपना एक आदर्श अपना निर्मित करते हैं कि किसी भी विषय या किसी भी ज्ञान या किसी भी घटना या किसी भी समाज के प्रति हमारा कुछ मूल्य तय होता है। हम अपने सोसाइटी को लेकर के, हम अपने गांव मोहल्ले को लेकर के, हमारे अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू बना होगा। बताओ सही है कि नहीं? किसी व्यक्ति को लेकर के आपके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ मूल्य बना होगा, हमको लेकर के आपके दिमाग में कोई ना कोई मूल्य बना होगा जरूर। जो भी मूल्य आपके अंदर बना होगा हमको लेकर के, वह आपकी आंतरिक क्षमता है, वो आपका इंसाइट है, अंतर्दृष्टि है, आंतरिक क्षमता है। इसमें आपकी अभिव्यक्ति, इसमें आपकी अभिवृत्ति शामिल है, आपका नजरिया शामिल है, आपकी अभिरुचि शामिल है। अगर आप शैक्षणिक कार्य को प्रतिदिन कर रहे होंगे पूरी तल्लीनता के साथ, उसके लिए आप दृढ़ संकल्पित होंगे, तो निश्चित तौर पर आपका नजरिया सही होगा, पॉजिटिव नजरिए से होंगे आप, और आपका पॉजिटिव नजरिया हमको वैल्यू दे देगा, हमको महत्व दे देगा। कहते हैं ना कि आदि का स्वाद बंदर नहीं जानता है। आदि का स्वाद बंदर नहीं जानता, क्योंकि बंदर अदरक खाएगा ही नहीं कभी, क्योंकि उससे अदरक से कोई मतलब ही नहीं है। अदरक के प्रति वो नकारात्मक हो चुका है कि बहुत कड़वी है, स्वाद नहीं है उसका, फेंक, बेकार चीज है, फिर वो खाएगा ही नहीं, तो वैल्यू कहां देगा? और वही अदरक किसी दूसरे के लिए महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो यही चीज कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी अभिरुचि में होता है, अपने नजरिए को सही कर लेता है किसी वस्तु के प्रति, वह उससे मूल्य भी वैसा ही देता है। अगर आप लगातार पढ़ाई में ध्यान देने वाले होंगे, पर डे आप क्लास कर रहे होंगे, पर डे आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे, तो इसका मतलब आप पॉजिटिव हैं। तो जब आप पॉजिटिव होंगे तो आपके आंतरिक में ना हमारा वैल्यू बहुत अच्छा होगा। और जब आप पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी ही नहीं रख रहे होंगे, कोई तल्लीनता, कोई तन्मयता नहीं दिखाई पड़ेगी, तो आप नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, आपके लिए हमारा वैल्यू कुछ भी नहीं। यही होता है भावात्मक पहलू। अब इसमें आगे बात समझिएगा। इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसमें जो है ग्रहण करना पहले नंबर पर आता है। ग्रहण करने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना को स्वीकार करने की इच्छा, किसी व्यक्ति को स्वीकार करने की इच्छा, जैसे हमें सुनने की इच्छा,
ये आपका क्या हो गया? ग्रहण करना, छात्र की इच्छा। उसके बाद अनुक्रिया आती है। अगर आपकी इच्छा सुनने की होगी तो आप सक्रिय होकर के सुनोगे भी, तो सक्रिय होकर के आप ज्ञान प्राप्त करोगे। जितना ज़्यादा सक्रिय होकर के आप ज्ञान प्राप्त करोगे, वैसा ही आप मूल्य प्रदान करोगे विषय को भी और व्यक्ति को भी। आप विषय को भी वैसा ही मूल्य दोगे और हमें भी वैसा ही मूल्य दोगे, और वैसा ही विचार, आप मूल्यों का विचार धारण करोगे आप। परमानेंटली एक विचार आप धारित कर लोगे, यानी एक अवधारणा बना लोगे आप, परसेप्शन हमारे विषय में बना लोगे। हमारे विषय में जैसा परसेप्शन बनाओगे, वैसा ही क्या करोगे आप? चरित्र करोगे। हमारे अंदर केवल एक ही विषय का मूल्य तो बनता नहीं है, ऐसे बहुत सारे मूल्य बनते हैं। तो हम एक से अधिक मूल्यों को क्रमवार तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि कौन कितना महत्वपूर्ण है। जैसे अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ते हो, अलग-अलग टीचर से आप पढ़ते हो, तो अलग-अलग सब्जेक्ट में पढ़ने की इच्छा आपकी अलग-अलग होगी, अलग-अलग सक्रिय ज्ञान प्राप्त कर रहे होंगे, अलग-अलग सक्रियता होगी, कुछ में अधिक सक्रिय होंगे, कुछ में कम सक्रिय होंगे। जिसमें जैसी सक्रियता होगी उसको वैसा ही वैल्यू आप प्रदान करेंगे, मूल्य प्रदान करेंगे, और वैसे ही मूल्य का धारणा आप निर्मित कर लोगे उसके विषय में। धारणा हमेशा के लिए निर्मित हो जाती है, और फिर ऐसे अधिक मूल्यों को आप क्रमवार तरीके से व्यवस्थित करोगे, तो जिसको अधिक सक्रियता, अधिक मूल्य दिए होंगे, उसके प्रति आपका अधिक बेहतरीन चरित्र होगा। तो जैसे हम व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों और घटनाओं के विषय में जो कुछ भी अपने अंदर विचार रखते हैं, मूल्य रखते हैं, वही हमारा चरित्र होता है। ध्यान रखिएगा एक बात को, कोई दूसरा चरित्रहीन नहीं होता है, उसके प्रति हमारा मूल्य निर्माण ही वही होता है। किसी को हम कहते हैं कि बहुत घटिया आदमी है, हमने उसको वैसा ही माना है। समझे बात को? किसी व्यक्ति को हम गलत कहते हैं तो वह विचार हमारे अंदर तय हुआ है, उसने नहीं कहा है कि हमें गलत मानिए, हमने उसके प्रति वही धारणा ही बनाई है। इसलिए कोई व्यक्ति चरित्रहीन, आचरणहीन, नैतिकहीन होता है, यह हमारे भावना का पक्ष होता है। तो उम्मीद है कि आपको भावात्मक पहलू भी समझ में आया होगा। अब यहीं पर आज के अध्ययन को समाप्त करते हैं। ये पीडीएफ भिजवा देते हैं।